महाराष्ट्र में महायुति को पूर्ण बहुमत तो मिल गया, लेकिन 4 दिनों से मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस बरकरार है। इस वीडियो में वो सस्पेंस खुल सकता है क्योंकि हमारे पास 2 फोन कॉल्स का जिक्र है। वो 2 फोन कॉल्स जो दिल्ली से महाराष्ट्र और मुंबई के लिए की गई और जिन फोन कॉल्स के आधार पर यह तय हो गया कि जो लोग दावेदारी किए बैठे हैं उनकी दावेदारी पर अभी अल्प विराम लगता है और दिल्ली जिस नाम को तय करेगी उसी के नाम पर मुहर लगेगी और वही होगा महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री। तो सवाल यही कि आखिर कौन है वो व्यक्ति जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी तैयारियां कर रही है। आधी रात को बैठकें हो रही हैं। नरेंद्र मोदी की सीधी नजर बनी हुई है क्योंकि महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र जो अपने आप में राजनीतिक रूप से हिंदी पट्टी का सबसे प्रभुत्वशाली केंद्र है, उस पर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसी वजह से बहुत गंभीरता से मनन चिंतन चल रहा है और 4 दिन वैसे भी कोई ज्यादा नहीं होते हैं। आमतौर पर कोई भी सरकार जब बनती है, चाहे वो पूर्ण बहुमत की हो या समुचित गठबंधन की सरकार हो, हफ्ते 10 दिन का समय लगता है। खबरें जो निकल के सामने आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर दिल्ली से पर्यवेक्षक भेज जाएंगे महाराष्ट्र और वहां से एक रिपोर्ट निकल के सामने आएगी जिसके आधार पर केंद्रीय टीम इस बात का फैसला करेगी कि आखिर महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, विधायक दल का नेता कौन चुना जाएगा। लेकिन 2 नामों के बीच तकरार भी है और तनाव भी है और साथ ही साथ उन्हीं 2 नामों में से एक नाम महाराष्ट्र का भविष्य होने वाला है। नाम है वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का और दूसरा नाम है पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का। रेस चल रही है लेकिन उसके बीच में देवेंद्र फडणवीस का एक ट्वीट है। उस ट्वीट ने काफी कुछ बयान कर दिया है और इन्हीं तमाम चीजों के आधार पर इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री मिलेगा तो कौन मिलेगा और उसके लिए किन तमाम बाधाओं को पार करना जरूरी होगा। इन तमाम विषयों पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। आपसे अनुरोध कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा करना ना भूलें। आप भी अपने हिसाब से बताएं कि भैया आपके हिसाब से महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए। हमारे हिसाब से 2 नाम निकल के सामने आ रहे हैं, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस। बेहद ऑब्वियस है। आप सवाल पूछ सकते हैं कि भाई इसमें क्या नया है, तो इसमें नया है कॉम्बिनेशन का। अभी तक जो कॉम्बिनेशन था उसमें एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, डिप्टी सीएम के लिए 2 कुर्सियां थी। 2 कुर्सियों पे कौन कौन बैठे थे? एक तरफ थे देवेंद्र फडणवीस, दूसरी तरफ थे अजीत पवार। देवेंद्र फडणवीस के पास होम मिनिस्ट्री थी, यानी लगभग असली वाले आधे मुख्यमंत्री, पुलिस प्रशासन सब कुछ इनको रिपोर्ट करते थे। और देवेंद्र फडणवीस को जिन परिस्थितियों में मुख्यमंत्री बनाया गया था, उससे पहले उनके उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, उससे पहले उनके पास मुख्यमंत्री का पोर्टफोलियो था। अपने दम पर भाजपा को बड़ी जीत दिलवा करके लेके आए थे। लेकिन एक अगर कहें तो ठाकरे साहब के जो वारिस हैं, औलाद हैं और अब राजनीतिक वारिस हैं, उद्धव ठाकरे, उनकी छोटी लालच ने उनको डुबो दिया। आज की तारीख में वो कहां खड़े हैं उनकी कहानी नहीं करेंगे। लेकिन मुद्दा यह है कि आखिर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे में क्या कहानी चल रही है। दोनों अपनी पार्टी के अच्छे सिपाही रहे हैं। अब तो भाई एक लेफ्टिनेंट हो गए हैं और दूसरे जनरल बन गए हैं। एकनाथ शिंदे तो पार्टी तोड़ करके जनरल हो गए हैं, एकनाथ और देवेंद्र फडणवीस अब लेफ्टिनेंट हो गए हैं महाराष्ट्र में। दोनों को समझ है पार्टी कैसे काम करती है और इसी वजह से आप अगर याद करें तो 3 दिन पहले जब नतीजे आए और उसके बाद के 24 घंटों के दरमियान एकनाथ शिंदे की पार्टी के समर्थकों की तरफ से लगातार एक कैंपेन चलाया गया कि एक नाथ हैं तो सेफ हैं। जो मोदी का नारा था, एक हैं तो सेफ हैं, उसमें नाथ जोड़ करके ट्वीट किए गए। इसके अलावा इंटरनेट पर तमाम बातें हुई। इसके अलावा जो लाभार्थी थी महिलाएं, उनको सड़क पर उतारने की तैयारी थी और शिंदे की तरफ से शक्ति प्रदर्शन की तैयारी थी। लेकिन जिन 2 फोन कॉल्स का हमने जिक्र किया था उनमें से एक फोन कॉल शिंदे के पास पहुंचता है और शिंदे इसके बाद बाकायदा ट्वीट करते हैं, बयान देते हैं। पार्टी के सभी प्रवक्ताओं, नेताओं, कार्यकर्ताओं, जो लोग बोल रहे थे, उनको स्पष्ट संदेश दिया जाता है कि महायुति में गठबंधन के समीकरण के हिसाब से मुख्यमंत्री को तय किया जाएगा। किसी भी रूप में हम इस पर फेरबदल नहीं करने वाले हैं। दूसरा फोन कॉल क्या है? दूसरा फोन कॉल गया देवेंद्र फडणवीस को, जो उप मुख्यमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी जिसने बेहद शानदार प्रदर्शन किया है महाराष्ट्र में, 149 सीटों पर चुनाव लड़ती है और 132 सीटें जीत करके
वो विधानसभा पहुंचने की तैयारी करती है। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन होते हैं? देवेंद्र फडणवीस। और इस वजह से देवेंद्र फडणवीस को लेकर के कार्यकर्ताओं में अपार समर्थन है। अब मेरिट क्या है? मेरिट जो देवेंद्र फडणवीस के साथ चीजें बैठती हैं, अगर आज से 4 साल पहले, 3.5 साल पहले जब सरकार बीजेपी की और नई महायुति बन रही थी शिवसेना शिंदे गुट के साथ और अजीत पवार के साथ में, उस वक्त पर पोर्टफोलियो मुख्यमंत्री का था इनके पास, पूर्व मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस। लेकिन नरेंद्र मोदी का एक फोन जाता है और वो कहते हैं कि नहीं जी, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व का आला कमान का फोन आ गया है और जो कहा गया है अक्षरशः उसका पालन करेंगे। उप मुख्यमंत्री की कुर्सी वो संभाल लेते हैं। लेकिन 3.5 साल अच्छी सरकार चलती है। चुनावों के वक्त अमित शाह एक रैली में जब कई विधायकों के लिए जीत की अपील कर रहे थे, तो उन्होंने ये भी कहा कि आप सभी जनता को इन विधायकों को जिताना है और साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस को भी जिताना है। पहला वो इशारा था जब लगा कि भारतीय जनता पार्टी का आला कमान कुछ मन बना के बैठा है और वो इस तरह का फैसला ले सकता है। देवेंद्र फडणवीस को एक तरीके से आज के तारीख में कहें तो महाराष्ट्र का सबसे पावरफुल जायंट किलर कहा जा सकता है। वैसे ये टर्म एकनाथ शिंदे के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे की लड़ाई को जीता है, उनको नस्तनाबूद करके यहां 15 सीटों तक पहुंचा दिया है। शरद पवार, जो जिनको महाराष्ट्र का चाणक्य कहा गया, उनको इस स्थिति में ला दिया कि वो उल्टे आकर के योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं नतीजों के बाद। तो 2 बड़े पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को, फेसेस को उन्होंने निपटाया है। तीसरा, कांग्रेस पार्टी को बहुत लिमिटेड किया, जो शरद पवार कर चुके थे। उसके बाद जो धक्का कस के मारा, वो जो नारा चलता था एक धक्का और 2, उस तरह का ही नारे के इंटेंसिटी वाला काम शरद पवार के साथ किया, उनको समाप्त किया। और चौथी बात, जो बीजेपी के लिए इस चुनाव के लिए जीत का सबसे बड़ा मंत्र बना, उन्होंने हिंदुत्व की लाइन को, जो कार्यकर्ता, जो वोटर, जो आम जनता, जो वैचारिक समर्थक की नीड है, कभी उससे दाएं बाएं जाकर के किसी भी तरह का फैसला या बात करने की कोशिश नहीं की। वो सच्चे स्वयंसेवक के तौर पर, सच्चे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहे। और 5वां जो फैक्टर उनके साथ निकल करके आता है, बीजेपी और आरएसएस के बीच सबसे अच्छा कम्युनिकेशन अगर आज के तारीख में महाराष्ट्र में और पूरे देश में कुछ नेताओं के अंदर है, कुछ नेताओं का समन्वय अच्छा है, तो उनमें से एक है देवेंद्र फडणवीस। और बीजेपी को ऐसी लीडरशिप की जरूरत है। इन्हीं वजहों से, चाहे वो उत्तराखंड में हो, नया चेहरा बीजेपी को देना पड़ा, हरियाणा में नया चेहरा देना पड़ा और मध्य प्रदेश में नया चेहरा देना पड़ा, लेकिन एक न्यूट्रल फेस के तौर पर देवेंद्र फडणवीस आइडियल ऑटोमेटिक एक फेस के तौर पर निकल के सामने आते हैं। और एक लंबा अनुभव है गवर्नेंस का, इस वजह से इनको प्लस मिलता हुआ नजर आ रहा है। और एकनाथ शिंदे के अगर नजरिए को हम देखें तो एकनाथ शिंदे एक लंबे समय तक बाला साहब ठाकरे की पार्टी में कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहे। जब सत्ता की मलाई खाने की बात आई तो फिर उद्धव ठाकरे ने उनको किनारे निकाल करके रख दिया और उस वजह से नाराज होकर के और तमाम राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चुना। एकनाथ शिंदे को इस बात का बखूबी अंदाजा है कि भारतीय जनता पार्टी क्या है, काम कैसे करती है, फंक्शन कैसे करती है। और उनको यह भी पता है कि अगर उस वक्त की उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट सकती है, तो अगर हम गठबंधन में नेगोशिएशन को एक एज के बाद आगे लेकर के जाएंगे, तो एक बात होती है जब आप प्लास्टिक कोई होता है तो उसको एक अंश तक मोड़ सकते हैं, एक हद तक मोड़ सकते हैं, उसके बाद वो टूट जाता है या अपना शेप खो देता है। तो इस बात का बखूबी अंदाजा एकनाथ शिंदे को है। इस वजह से उन्होंने बीजेपी की लीडरशिप और बीजेपी के प्रति कॉन्फिडेंस और जो नरेंद्र मोदी की इमेज लौट के आई है, एक समय डाउट भी आ गया होगा 2024 के नतीजों के बाद, हम इसको भी कह सकते हैं, लेकिन आज के तारीख में जिस तरह से बीजेपी ने बैक टू बैक परफॉर्मेंस दे करके गवर्नमेंट को न सिर्फ रिटेन किया है बल्कि एक ह्यूज मेजॉरिटी लेकर के रिटेन किया है, उसके बाद एकनाथ शिंदे उन नेगोशिएशंस की परिस्थितियों में नहीं है। तो आज जो चीजें हैं उसमें एकनाथ शिंदे अच्छे लेफ्टिनेंट बन सकते हैं। वो जो जनरल वाली पोस्ट है उससे उनको नीचे आना होगा, लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर आना होगा। उसमें चाहे सेंट्रल मिनिस्टर बनने की बात हो, चाहे डिप्टी सीएम बनने की बात। डिप्टी सीएम बनेंगे तो कार्यकर्ताओं में अच्छा मैसेज जाएगा। होम मिनिस्ट्री या फाइनेंस बड़ा मिनिस्ट्री जो है वो मिलती है डिप्टी चीफ मिनिस्टर को। 92 से आप देखेंगे कि लंबा ट्रेंड चलता आ रहा है। तो इस वजह से एकनाथ शिंदे के पावर और रुतबे में कोई विशेष कमी नहीं आने वाली है और महाराष्ट्र उनको छोड़ना भी नहीं पड़ेगा और अपनी सियासी जो प्रेजेंस है, जो फुटप्रिंट्स हैं, उनको और मजबूत कर सकते हैं। और अभी
एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर उनका शैशव काल चल रहा है, तो उनको एक स्टेबिलिटी की भी ज़रूरत है। 3.5 साल जब से उनकी पार्टी बनी है तब से वो मुख्यमंत्री रहे हैं, तो बतौर संगठनकर्ता वो उतने सक्रिय नहीं रह पाए हैं। एकनाथ शिंदे के लिए एक बड़ा मौका होगा कि एक पार्टी के साथ, एक स्टेबल गवर्नमेंट के साथ, एक बड़ी गवर्नमेंट, अच्छे प्रशासक के नेतृत्व में अगर उनको काम करने का मौका मिलता है तो सरकार और पार्टी दोनों के बीच अच्छा समन्वय वो स्थापित कर सकते हैं। और सेंट्रल में आज दिल्ली में एक देवेंद्र फडणवीस का लगातार डेरा लगा हुआ है। दिल्ली और मुंबई या महाराष्ट्र कह लें, उसके बीच संवाद लगातार जारी है। आरएसएस और बीजेपी के बीच भी संवाद लगातार जारी है। और इन तमाम चीज़ों के बीच में एक ऐसी परिस्थिति ढूंढने की कोशिश हो रही है जिसमें महाराष्ट्र में एक सशक्त, स्टेबल और अच्छी सरकार मिल सके। अब चेहरा कौन होगा इसको लेकर के कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, आप कर सकते हैं, क्योंकि आप भी वोटर हैं। जो महाराष्ट्र के लोग देख रहे हैं वो वोटर के तौर पर उन्होंने वोट दिया होगा, उनको पता ज़्यादा बेहतर होगा कि भाई किसकी सरकार बननी चाहिए। तो आपसे अपील है कि कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा ज़रूर करें, ताकि सबसे ईमानदार एग्जिट पोल मुख्यमंत्री के चेहरे पर हम अगले वीडियो में प्रकाशित कर सकें। फिलहाल की वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप शाइनिंग इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।